सो ये एनबीएफसी इंडियन मार्केट में ग्रो हो रही है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट डू यू थिंक कि क्या है जो उसकी ग्रोथ को इतना लेके जा रहा है? Credit demand is one of the reason. There is a lot of underserved segment which is waiting to be served, a huge opportunity. But there are equally risk also कि misuse of funds. सपोज मैं रिटेल क्रेडिट की बात Okay. रिटेल क्रेडिट में तो आप असेस कर रहे हो, आप दे रहे हो, तो आप किस तरीके से जज कर रहे हो कि यहाँ पे मिस सेलिंग नहीं हुई है? या बेसिकली इसके लिए सिविल रिपोर्ट बहुत काम आता है, जो क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि आपने आज तक कितने लोन्स लिए हैं, उसका रिपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आज के दिन आपके कितने लोन्स एक्टिव हैं। आरबीआई इसमें बहुत ही प्रोएक्टिव है बेसिकली। तो लोग बैंक के पास क्यों नहीं जाते और आपके पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सर बैंक इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं करता है, दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकंड, उनका इतना क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होता है। जब मैं बजाज फाइनेंस देखता हूँ, दैट इज आल्सो एन एनबीएफसी। करेक्ट। जब आप किसी रिटेल कस्टमर को लेंड करते हो तो उसमें क्या क्या ब्रॉड 3-4 चीजें क्या देखी जाती है बिफोर गिविंग लेंड? तो सर रिटेल में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो अपन पर्सनल लोन्स लेते हैं बेसिकली फॉर आवर पर्सनल नीड्स, फॉर गेटिंग मैरिड और सम मेडिकल पर रीजन होता है। अगर मैं करियर पर्सपेक्टिव से देखूं कि एनबीएफसी में अगर किसी को करियर बनाना है तो कौन सी ऐसी टीम है जहाँ पे वो जल्दी एंटर कर सकते? सर इजीएस्ट पॉइंट टू एंटर इज अ सेल्स टीम। मतलब उसमें आपको एंट्री मिल जाती है, तो यू गेट टू नो व्हाट इज हाउ डज द एनबीएफसी एक्चुअली वर्क, क्योंकि आपको सबसे इंटरेक्ट करना है फ्रॉम क्रेडिट टू ऑपरेशंस। If somebody wants to get into NBFC, suppose he is in college right now, Correct. and he feels that NBFC area is of interest for me, what he should be doing to reach there? Hello guys, I hope everybody is doing good. Hi, this is Ganesh Naik. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And in a journey through that, I've got and met a lot of industry professionals trying to understand what is happening in different industry. And through that medium, I'm trying to bring in the industry connect, industry knowledge to you guys. So today I have with me Saurabh. He's working for an NBFC and he's going to be talking about his journey and what is happening in NBFC. And this entire podcast is going to be in Hindi. Okay. So Saurabh, thank you very much join करने के लिए. थैंक यू सो मच सर। ऑडियंस के लिए ब्रीफ दे दो कि आपकी जर्नी कैसी रही है, जैसे आपने एमबीए किया उसके बाद से आप कहाँ कहाँ कौन से फील्ड में आपने काम किया? So sir, I completed my MBA in finance and I was very curious, मतलब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं क्रेडिट रिस्क या होल लैंडिंग साइड पे हूँ। Okay. तो आफ्टर स्टडिंग एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग माई सेल्फ मैं थोड़ा सा रिसर्च किया, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन रिटेल एनबीएफसी। सो बेसिकली रिटेल एनबीएफसी वो होता है जो कंज्यूमर्स को लोन देता है, जो एमएसएमईज को लोन देता है, स्मॉल कंपनीज को लोन देता है। दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। आई वर्कड इन एन एनबीएफसी। वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया था रिटेल एनबीएफसी में। सो वहाँ पे बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं जिस एनबीएफसी के लिए काम कर रहा था, दैट वाज प्रोवाइडिंग लोन्स टू एमएसएमईज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। Okay. लोन साइज फ्रॉम 10 लाख टू 50 लाख होते हैं। Okay. शॉर्ट ड्यूरेशन लोन्स होते हैं। तो बेसिकली दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। और उसमें बेसिक एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, प्रोमोटर बैकग्राउंड एनालिसिस होता है, बैंकिंग एनालिसिस होता है और फिजिकल फील्ड विजिट होता है, जो जहाँ पे हम जाके खुद प्रमोटर्स को, बिजनेसमैन को मिलते हैं और उनकी नीड समझ के उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। कितने टाइम थे आप यहाँ पे? मैं इस कंपनी में 3.5 years था। And then after that? So after that, because of good experience or good industry connects, I got an opportunity to enter into wholesale lending. So wholesale lending में ऐसा होता है सर, we provide loans to other NBFCs. These are बड़े ticket size के loans होते हैं in crores. और इसका प्रोसेस थोड़ा सा रिटेल एनबीएफसी से काफी अलग होता है। Okay. इनको प्रोसेस करने के लिए भी अराउंड मंथ लग जाता है ईच एंड एवरी लोन। वी मीट द प्रमोटर्स अ कपल ऑफ टाइम्स, वी डू द विजिट आउट देयर। ऑल्सो इस केस में आरबीआई कंप्लायंस चेक होता है, प्रमोटर बैकग्राउंड चेक होता तो है। यहाँ पे आप कितने टाइम थे? अभी आई एम करेंटली हियर फॉर द पास्ट 2.5 years ऑल्सो। Okay, so initially retail NBFC, then wholesale NBFC. होलसेल एनबीएफसी। तो जब आपने बोला कि एक रिटेल एनबीएफसी जो लोन्स दे रही है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर आपका एमएसएमईज को हम लोग देते थे। जब मैं बजाज फाइनेंस देखता हूँ, दैट इज आल्सो एन एनबीएफसी। करेक्ट। फॉर ऑडियंस में एग्जांपल ले रहा हूँ एंड जब आप किसी रिटेल कस्टमर को लेंड करते हो, रिटेल एक्सप्लिसिटली पूछ रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या ब्रॉड 3-4 चीजें क्या देखी जाती है बिफोर गिविंग लेंड? करेक्ट। तो सर रिटेल में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो अपन पर्सनल लोन्स लेते हैं बेसिकली फॉर आवर पर्सनल नीड्स, फॉर गेटिंग मैरिड और सम मेडिकल पर रीजन होता है। एक होता है कंज्यूमर लोन्स, जैसे आप क्रोमा में गए, आप एक एसी परचेज कर रहे हैं
या आप कुछ परचेस कर रहे हैं, मोबाइल परचेस कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अगेंस्ट लोन लेते हैं। राइट। और एक होता है MSME लोन्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस लोन्स। तो मैं जिस सेगमेंट में था दैट वाज फॉर बिजनेस सेगमेंट लोन्स। तो हम Okay. दूसरे स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को लोन्स देते थे जो प्रॉपर बिजनेसेस में थे। कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कोई ट्रेडिंग हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, शेयरिंग हो सकता है। Okay. जैसे हम लोग बहुत सारे लोकल FMCG ट्रेडर्स को लोन्स देते थे, टेक्सटाइल यूनिट्स को छोटे छोटे लोन्स देते थे जो भिवंडी में होते हैं, प्रॉबेबली उनको हम लोन देते थे। तो दे नीडेड लोन्स टू कंप्लीट द ऑर्डर्स, टू बाय रॉ मटेरियल्स। ओके, वर्किंग कैपिटल हाँ, के लोन्स भी वो तो हाँ, लोग बैंक के पास क्यों नहीं जाते और आपके पास क्यों जा रहे क्योंकि सर बैंक इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं करता है, दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकंड, उनका इतना क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होता है। दे आर इनटू इनफॉर्मल ट्रेडिंग अलॉट कंपेयर टू द फॉर्मल ट्रेडिंग, जो कि बैंक इतना कंसिडर नहीं करता है। राइट। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि बैंक उनको लोन देना इतना प्रेफर नहीं करते। एंड देयर इन वेयर इज एन NBFC का रोल आता है कि वो पिच करे, और अगर क्लाइंट ने प्रॉपरली हमको सर्विस किया, हमारे लोन्स को ऑन टाइम प्रीपे किया, तो उसकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, विच इज रिफ्लेक्टेड इन द सिबिल ऑफ हिम एंड एज वेल एज द कंपनी। सो ये नॉर्मल जो MSME है उनका बेसिकली दे आर प्रोप्राइटर्स। नो, देयर आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऑल्सो, प्रोप्राइटर्स भी होते हैं, सब होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर तरह के होते हैं, कंपनीज हैं, लेकिन वो स्केल में छोटे होते हैं। उनका टर्नओवर 1-2 करोड़, 2-2.5 करोड़ ही होता है बेसिकली। और वो एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग होगा, एक छोटा ट्रेडिंग यूनिट होगा, उस तरीके से होता है। तो उनको उतना बैंक से सपोर्ट्स नहीं मिलता है बेसिकली। सो दैट इज द रीजन दे अप्रोच NBFCs, और देन उसका प्रोसेस होता है। द गुड पार्ट इज कि आज अगर उन्होंने नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हमारे लोन्स को, हमारे जितने भी जैसे लोन्स को वो लेते हैं और वो प्रॉपरली रीपे कर देते हैं ऑन टाइम विदाउट एनी इश्यूज, तो उनकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है जो एक सिबिल स्कोर में रिफ्लेक्ट करता है। वो फिर जाके बैंक से लोन ले सकते फिर हैं, वो दिखा सकते हैं बैंक को कि हाँ, मेरी एक अच्छी रीपेमेंट हिस्ट्री है, तो यू कैन कंसिडर माई एप्लीकेशन बेसिकली। ओके। सो उनके इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा रहता है, और उनको कंपनी के लेवल पे भी जब उनके रेलेवेंट चेक्स होते हैं, जब रन करते हैं, तो उनको वो बेटर अपॉर्चुनिटीज होती है, और एक तरीके का मार्केट रेफरेंस भी उनका अच्छा होता है कि इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। सो एक रिटेल NBFC में जनरली कितने टीम्स होती है? अगर आप उनका नाम भी बता सकते हो तो दैट विल बी बेटर। सो सर, पहले तो होता है एक सेल्स टीम दैट सोर्सेज द प्रपोजल्स। देयर आर मल्टीपल चैनल्स ऑफ सोर्सिंग, DSA मॉडल होता है, डायरेक्ट सोर्सिंग होता है, ओके। दैट इज द सेल्स टीम। उनकी पूरी एक टीम होती है। बेसिक फिल्टरेशन उधर ही हो जाता है, एक बहुत ही रफ फिल्टरेशन कि किस तरह के प्रपोजल्स बेस्ड ऑन द कंपनी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ओके। आफ्टर दैट फिल्टरेशन द प्रपोजल goes to something called as a CPA team. ओके। So they prepare द हार्ड डेटा, मतलब जो कैम बनाते हैं, क्रेडिट मेमो बोलते हैं उसको, एक बेसिक के बैंकिंग डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स, ओके। रेशियोज, वो सब बनाते हैं। तो बैक एंड टीम है जो कैलकुलेट कर रही है, एक रफ है, उसको डेटा एंट्री, एक फाइल बना रही है। हाँ, एक एक्सेल फाइल बना रही है जिसमें सारा डेटा है उस कंपनी से रिलेटेड। ओके। आफ्टर दैट इट कम्स टू द क्रेडिट टीम बेसिकली। उसके बाद जब वो आती है तो हम लोग इनिशियल असेसमेंट करते हैं कि ये प्रपोजल के साथ प्रोसीड करना है या नहीं करना है। अगर इफ वी डिसाइड टू प्रोसीड विद द प्रपोजल, वी सेट एन अपॉइंटमेंट विद द कस्टमर, और जाके हम उनसे मिलते हैं। ओके। उनका सेटअप देखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी हिस्ट्री जानते हैं, उनके सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके फंड के नीड्स को समझते हैं कि वो कहाँ कितना पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका एंड यूज क्या होगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी लेंडिंग डिपार्टमेंट में। एंड आगे जाके दैट इज पार्ट ऑफ ऑल्सो द ट्रैकिंग कि उन्होंने जो पैसा हमसे रेज किया है वो उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। वो अच्छा, ये भी क्रेडिट टीम को ही करना पड़ता है। पार्ट ऑफ द क्रेडिट टीम एंड सेल्स टीम मिलके करता है टू इंश्योर कि अब अगर उन्होंने रॉ मटेरियल्स परचेस करने के लिए लिया है तो उनके इन्वेंट्री में या उनके मैन्युफैक्चरिंग में वो दिखना चाहिए कि उनका राइज हुआ है। और अगर इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स बना है तो ही हैज टू सेल दैट प्रोडक्ट्स, तो वो टर्नओवर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। नहीं तो अगर खाली वो पैसा रेज करके साइफन ऑफ कर रहे हैं तो वो एक गलत चीज है जो हमको अवॉइड करनी चाहिए, फिर वो हमारे लिए रिस्क हो जाता है। राइट। फिर उनके बैंक, उनकी नीड्स को समझते हैं, उनके एसेट बेस को समझते हैं, उनका मार्केट फीडबैक एक चेक होता है, एक अलग से एक रिस्क। there is a separate team which does the reference check of all the clients, and that is an independent team जो हमसे भी रिलेटेड नहीं होती है, ना सेल से रिलेटेड होती है, वी आर नॉट अलाउड टू इंटरफियर। उनका अपना एक प्रोसेस होता है, और अगर उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया तो देन इट इज अ रिजेक्टेड केस। अगर उनको मार्केट फीडबैक राइट नहीं मिला या कोई डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड मिले जो उन्होंने हमको प्रोवाइड किए थे, बैंकिंग स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल फ्रॉड, या उनका जैसे उन्होंने बोला कि ये यूनिट वो ओन करते हैं लेकिन वो एक्चुअली रेंटेड है या डिस्प्यूट में है,
So there is a whole team that does that, and that is a very independent team, kind of a secret. तो वहां पे भी केस फेल हो सकता है. एनी डे होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, होता ही है ऑन अ रेगुलर बेसिस. मतलब इट्स अ कॉमन प्रोसेस की होता ही है. तो उसके तो ये जो हो रहा है, ये जो एक्टिविटी है, दैट इज बिफोर क्रेडिट रिस्क कम्स इनटू पिक्चर. नो, इट इज पैरेलली विद द क्रेडिट टीम. मतलब हम भी काम कर रहे होते हैं हमारा, और आरसीयू टीम बोलते हैं, रिस्क कंट्रोल यूनिट टीम होती है. हर कंपनी में एक अलग नाम हो सकता है, लेकिन बेसिकली उनका फंक्शन है कि क्लाइंट का जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया है, जो भी अवेलेबल कंटेंट है उनके बारे में, वो रेलेवेंट है कि नहीं है. क्योंकि कई केसेस में क्लाइंट्स ने फॉर्ज्ड बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, इनकरेंट रेंट एग्रीमेंट्स प्रोवाइड किए हैं. ये सब होता है, एक्चुअली होता है. ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, होता ही है. होता ही है ये सब. तो उसके बाद फिर एक्सट्रीम स्टेप्स में ये होता है कि जो जिसने सोर्स किया है, इट इज उसको भी क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाई डिडंट यू चेक, और आपने फीडबैक क्यों लिया, आपने ऐसा सोर्सिंग क्यों किया सेल्स टीम को. एंड उनको भी वार्निंग दी जाती है कि हेंसफोर्थ ऐसे कस्टमर्स नहीं आने चाहिए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम है. उसके बाद अगर इफ आरसीयू और हमारा क्रेडिट क्लियर हो, अगर हमारा विजिट पॉजिटिव है, देन वी प्रिपेयर द फाइनल नोट विच इज कॉल्ड एज आर कमेंट्स. जो हमने विजिट में देखा, जो हमारे रेशियोज के फाइनल कमेंट्स है. और फिर उसके बाद सीनियर्स के साथ डिस्कस करके एक लोन अमाउंट डिसाइड होता है. अब ऐसे जरूरी नहीं कि क्लाइंट ने अगर 50 लाख मांगा है तो हम उसको उतना दे ही देंगे. अगर हमारे असेसमेंट में उसको 25 देना है तो हम 25 ही देंगे उसको. एंड द अदर पैरामीटर्स कि उसका टेन्योर क्या होगा, उसको आरओआई कितना चार्ज होगा, पीएफ कितना चार्ज होगा. So what is PF? Sorry. Processing fees. अच्छा, and ROI is the rate interest that you are charging him. So basically based on the risk profile of the client, ये सब डिसाइड किया जाता है. एंड देन इफ द क्लाइंट ऑल्सो एक्सेप्ट्स दिस, अगर वो सैंक्शन लेटर एक्सेप्ट करता है, देन द disbursement will happen. then the operation takes over the disbursement part. That is again a very separate team. उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन साइन होता है, क्लाइंट के पीडीसीज लेते हैं, सिक्योरिटी चेक्स लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स लेते हैं, उनके सिग्नेचर वेरिफिकेशन बैंक से क्रॉस चेक होते हैं, उनके रेंट एग्रीमेंट की कॉपीज ली जाती है अगर वो रेंटेड है, एक ओनरशिप की कॉपी ली जाती है. सो दीज आर द थिंग्स. दैट इज अ सेपरेट टीम दैट हैंडल्स द कंप्लीट प्रोसेस. हमारा रोल कंप्लीट हो जाता है. राइट. सो वी आर नॉट इन्वॉल्वड इन दैट प्रोसेस. वंस इट इज फाइनली ऑल्सो डन विद द ऑपरेशंस टीम, so then that is part of the bank's the NBFC's portfolio, and then that is part of a tracking also. That is part of my KRA कि मैंने जितने केसेस अप्रूव किए थे उसका स्टेटस क्या है बेसिकली. Okay, but checking has to be done by the same person who has approved it. So is it somebody else? Checking of what? मतलब अगर क्रेडिट रिस्क टीम में मैंने अप्रूव किया एक लोन, हाँ, तो मैं ही उसको जाके चेक करता हूँ. हाँ, इनिशियली मैं ही करता हूँ. फिर बाद में अगर सीनियर्स भी कर सकते हैं, वो रैंडमली केसेस को चेक करते भी हैं. अगर 100 केसेस है तो दे विल पिक रैंडमली 10 केसेस, और वही जाके चेक करेंगे कि जो मैंने असेसमेंट दिया वेदर इट इज करेक्ट और इट इज नॉट करेक्ट. तो वो एक रैंडम प्रोसेस चलता रहता है. और फिर एक मॉनिटरिंग टीम भी होती है जो रेगुलरली मॉनिटर करती है कि उसका EMI टाइम पे आ रहा है क्या, उसका नहीं आ रहा है तो 5 days बिफोर से उसको फॉलो अप करना चालू कर देते हैं. और अगर नहीं हो रहा है तो सेल्स टीम को इन्वॉल्व करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, जाके चेक करिए कलेक्शंस का क्या स्टेटस है, उसका कोई इश्यूज है क्या. एंड देन इफ गॉड फॉरबिड थिंग्स डज नॉट गो एज प्लान्ड, तो फिर उसके लिए एक कलेक्शन टीम भी पूरी होती है जो अपना पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. लीगल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, अप्रोच करना भी होता है, बात करना भी होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट की डेथ हो गई या उसके फैमिली मेंबर की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, या मशीन में कुछ हो गया. बैंक्रप्सी भी तो हो सकती है. हाँ, बैंक्रप्सी भी हो सकती है, लेकिन सर द थिंग इज क्यों हुई है वो. अब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें उसका कोई फॉर सम रीजन डेथ हो गई, कोरोना हुआ था, उसमें कई लोगों की डेथ हो गई, ऑर्डर्स खत्म हो गए थे, तो वी अंडरस्टैंड द नीड. और फिर देखते हैं कि वो कलेक्शन टीम फाइनली कैसा कॉल लेती है कि अब इसमें से कैसे प्रोसेस करना है. राइट. फाइनली वहां पे रिस्क वाला इन्वॉल्व नहीं है. नहीं, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है क्योंकि हमने अप्रेज किया प्रपोजल, तो वी नो द क्लाइंट. तो इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है. ऐसा नहीं है कि नहीं ना बोल सकते कि इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ to help the company recover the money. I mean that is not a case कि we are isolated from that. We are involved part of it. Seniors भी involved हो जाते हैं. And then it's a continuous process कि the company should get its due back basically. बराबर. और फिर नहीं होता तो लीगल एक्शन की तरफ भी प्रोसीड करते हैं केसेस में. और होलसेल क्रेडिट में जैसे यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि टीम बहुत बड़ी होगी. बहुत बड़ी होती है रिटेल में, बिकॉज़ आप बहुत ज्यादा टच पॉइंट्स है आपके कस्टमर के पास. एंड द वॉल्यूम्स आर वेरी ह्यूज. यस. तो ऑन अ डे टू डे बेसिस आप बहुत नंबर ऑफ केसेस पे काम करते हैं. सो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम बेसिकली. तो जब हम होलसेल क्रेडिट की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे क्या डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं? तो सर होलसेल क्रेडिट सबसे पहली बात तो है कि आप बहुत सोफिस्टिकेटेड क्लाइंट से डील करते हैं. आई मीन द टिकट साइज ऑफ द लोन इज वेरी ह्यूज.
कितना होता है अंदाजा? फ्रॉम 5 to 25 crores. ओके. ओके, उनका टेन्योर ड्यूरेशन अलग ही होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स ही अलग होती है, एंड द काइंड ऑफ सोफिस्टिकेशन व्हेन यू मीट द प्रमोटर्स इज ऑफ नेक्स्ट लेवल. बेसिकली क्लाइंट मीटिंग से ऑलमोस्ट अ मंथ बिफोर आपका पूरा काम चालू होता है. उनकी पूरी एक टीम है जो हमसे कोऑर्डिनेट करती है डेटा देने के लिए, क्योंकि ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा लगता है प्रोसेस करने के लिए. ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब मल्टीपल These are well established NBFCs जिनको आप registered पैसा- NBFCs. जिनको आप पैसा दे रहे हो. हाँ, so these are registered NBFCs by the RBI. We are not lending to any unauthorized institutions. ओके. Proper RBI registered NBFCs जिनके पास RBI का लाइसेंस है, ओके. जो वैलिड है, ओके. जो इनफोर्स है. ओके. अपार्ट मतलब उनके सिवाय तो देयर इज अ नो गो एरिया बेसिकली. ओके. तो वहां पे कैसे असेसमेंट होता है? सो उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट थिंग इज कि इसमें भी एक सेल्स टीम होती है दैट सोर्सेज द प्रपोजल. वो भी बेसिक फिल्टरेशन करते हैं. उसके बाद पूरा ऑलमोस्ट कैंप प्रिपरेशन एंड अदर डेटा चेक्स, मल्टीपल फाइल्स होती है प्रिपेयर करने के लिए. उनका आरबीआई कंप्लायंसेस चेक होता है, उनका डेटा वेरिफिकेशन का स्टेप होता है, विच इज एवरीथिंग इज डन बाय द क्रेडिट टीम. ऑलमोस्ट एवरेज पे 15-20 days बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ डेटा दे प्रोवाइड एंड द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी द प्रपोजल हैज. उस पर डिपेंड करता है. Once the proposal is prepared, our senior managers reviews it कि whether everything is in place. फिर उनका एक client call होता है. That is the first step. Okay. If everything is done, then the proposal is presented to the committee. Credit committee. Credit committee है. Okay. These are very serious senior professional bankers. There is a whole committee of number of senior esteemed people who review the proposal and give an opinion about the proposal. If the credit committee is comfortable, they approve the proposal, and then we visit the client basically. Or in some cases, we visit prior to the committee meeting as well. So basically, committee meeting itself takes at times 1 or 2 hours to approve, to understand the proposal and go through it and give some comments. There are times when committee also has some recommendations to get more data, to analyze more stuff. Right. And all that stuff. If they are finally satisfied, we share with the client the term sheet based on the committee recommendation, and if they accept it, then the disbursement and the process starts, sanctioning and disbursement process. That again takes a 15-20 day process. Okay, because then NBFC will use that money to do further lending. That is onward lending. That is onward lending. मतलब हम उनको देते हैं, वो आगे lend करते हैं. In that onward lending आपका कोई कंट्रोल नहीं, आप कुछ कंडीशंस भी नहीं रख सकते. हाँ नहीं, हम लोग सब सारे कंडीशंस होते हैं. We make sure कि वो उन्हीं को उनका डेटा हमारे पास आता है. जैसे every on a monthly or a quarterly basis, that is part of the sanction conditions कि they have to share relevant data with us, and if we don't approve that data, they have to replace that data with us. And to the best possible extent, अगर वो उनको फॉर्ज नहीं करना चाहिए होता है, तो then there are a set of actions that we can take. तो ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं कि सपोज एक एनबीएफसी एजुकेशन लोन भी देता है, कंज्यूमर लोन भी देता है, और आप बोल रहे हो कि मैं फंड करूंगा आपको, लेकिन मैं सिर्फ कंज्यूमर बिजनेस के लिए करूंगा. हाँ, दैट कैन बी पार्ट ऑफ द सैंक्शन कंडीशन, बट इसमें क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक होता है, हर प्रपोजल अलग होता है, तो योर सैंक्शन कंडीशन चेंज. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्री डिसबर्समेंट कंडीशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट डिसबर्समेंट कंडीशन. सो मतलब जब आप डिसबर्स कर रहे हैं उसके पहले आपको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं व्हिच हैज टू बी अप्रूव्ड. Then after the disbursement, you have to keep submitting post disbursement documents on a quarterly basis also till the time the loan is active on our books. Okay. So there is a separate monitoring team to handle that. I mean, there are a set of people just doing that throughout the process for all the clients. Okay. They also at times go and meet the NBFCs. They have to visit the NBFCs to cross check whether जो दे रहे हैं वो right है कि नहीं है. So regular field visits होते हैं इस केस में. मतलब एक होता है जो initial part पे होता है, लेकिन apart from that उसके बाद भी monitoring team का और senior management का कभी-कभी visit होता रहता है. It's an on-and-off basis. So ये NBFC Indian market में grow हो रही है. What is the reason? What do you think कि क्या है जो उसके growth को इतना लेके जा रहा है? Credit demand is one of the reason. There is a lot of underserved segment which is waiting to be served. A huge opportunity, but there are equally risk also कि misuse of funds, over lending, evergreening of loans, everything. Okay. So what is evergreening? आप थोड़ा बता पाएंगे? So you take a loan to repay other loans. In short, basically. Okay, and it can go through the same NBFC also? No chance. I mean, you take a loan from other people, NBFCs, because you have to repay something. So ऐसा हो सकता है कि सपोज एक कस्टमर है, मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, एक कस्टमर है, इसने एजुकेशन लोन ले लिया एक एनबीएफसी से,
और किसी और से पर्सनल लोन लेके उसको पे कर दिया, कर रहा है, एवरग्रीनिंग हो गया। एवरग्रीनिंग हो रहा है, और फिर वो Okay. उसका लेवरेज बढ़ता जाता है। फिर एक पॉइंट आएगा वो कोई लोन नहीं चुका पाएगा, तो वो सब पे इम्पैक्ट करेगा, एंड इट कैन बी अ सिस्टमैटिक रिस्क फॉर द एनबीएफसीज आल्सो, फॉर द मार्केट आल्सो। सो दिस एमएफआईज में ये बहुत होता है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन के कारण, क्योंकि वो लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं होता है। हम्म, जो रूरल सेगमेंट, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में लोग रहते हैं, जो बहुत ही ट्रेडिशनल एक्टिविटीज है, जैसे मिल्क ट्रेडर्स हुए, कैटल को हैंडल करना हुआ, ट्रेडिंग ऑफ कैटल होता है, बहुत ही बेसिक ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स करते हैं, Okay. सीजनल प्रोडक्ट्स में जो डील करते हैं Right. उनमें डील करते हैं। सो उनमें ये बहुत होता है एवरग्रीनिंग, उनको समझता ही नहीं कितनी बार तो कि वेयर आर दे स्टक एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ चार्जेस दे आर पेइंग इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग फीस। तो तो इसमें सेल्स का भी एंगल होता है कि जैसे इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत सारा मिस सेलिंग होता है, करेक्ट, यहाँ पे भी हो तक रिटेल में हो रिटेल में सकता तो है। होता ही है। रिटेल सेगमेंट जो एकदम लोअर है, जो कंज्यूमर लोन्स हैं नाउ, मतलब देयर इज अ फनी केस कि इंडिया में 70% ऑफ द आईफोन्स आर सोल्ड ऑन ईएमआई। सो आई मीन यू कैन जज फ्रॉम द फैक्ट कि जिसके पास नहीं है वो भी परचेस करने के लिए जस्ट फॉर द स्टेटस सिंबल करता है वो। बाइंग हाई एंड फोन इज जस्ट अ वेरी कॉमन एग्जांपल। बट जस्ट ए कनेक्टिंग क्वेश्चन, जैसे किसी किसी टियर 2 सिटी में कोई वेरी लो इनकम वाले पर्सन ने एनबीएफसी के लिए लोन रिक्वायरमेंट रेज किया, तो आप कैसे जज कर रहे हो कि ये एक्चुअली पर्सन ने ही ले? हम नहीं जज करते उसको, वो जो हमने जिसको लेंड किया वो जज करेगा। नहीं नहीं, सपोज मैं रिटेल क्रेडिट की बात ओके, रिटेल क्रेडिट में तो आप असेस कर रहे हो, आप दे रहे हो, तो आप किस तरीके से जज कर रहे हो कि यहाँ पे मिस सेलिंग नहीं हुई है, या कोई उसको पता ही नहीं कस्टमर को? तो बेसिकली इसके लिए सिविल रिपोर्ट बहुत काम आता है, जो क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि आपने आज तक कितने लोन्स लिए हैं, उसका रिपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आज के दिन आपके कितने लोन्स एक्टिव हैं। आरबीआई इसमें बहुत ही प्रोएक्टिव है बेसिकली, यू नो। अभी उन्होंने और स्ट्रिंजेंट कर दिया कि एवरी 15 डेज आपको रिपोर्ट करना है, एंड इट हैज टू बी अपडेटेड। अगर जैसे कोई भी लोन डिफॉल्ट करता है तो इट इज मैंडेटरी टू रिपोर्ट इट टू द रेटिंग दिस क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी, सो दैट यू नो द नेक्स्ट कंपनी जो फंड करने की ट्राई करिए एज अ एक्चुअली क्लियर पिक्चर कि ही स्टार्टेड डिफॉल्टिंग और ही हैज टेकन मोर लोन्स दैट ही कैन रीपे। राइट। किसी का अगर 50-10 हजार का इनकम है और उसने लाख रुपए का लोन लिया है, तो उसका ईएमआई उसके इनकम से ज्यादा हो जाएगा। जस्ट अ वेरी रफ एग्जांपल। So then he is in stress, and he's definitely misusing funds for something that is not relevant to him. So उस केसेस को अपफ्रंट सिविल रिपोर्ट से ही वो सेल्स ही हटा देता है, मतलब दैट डज नॉट इवन रीच द क्रेडिट टीम बेसिकली, क्योंकि वो तो फर्स्ट लेवल चेक में हट जाएगा, मतलब द काइंड ऑफ लाइफ ही इज लिविंग। अगर कोई 10,000 का लेबरर है तो ही कैन नॉट अफोर्ड आईफोन बेसिकली। मतलब बहुत ही बेसिक सेंस है, कॉमन सेंस है, जिसमें अपन अब जज कर सकते हैं कि इतने इनकम, या तो सच बता रहा है क्या, उतनी इनकम है क्या उसकी, कि वो कैश में करता है। ओके, अगर मैं करियर पर्सपेक्टिव से देखूं कि एनबीएफसी में अगर किसी को करियर बनाना है, तो कौन सी ऐसी टीम है जहां पे वो जल्दी एंटर कर सकते हैं? तो सर इजीएस्ट पॉइंट टू एंटर इज अ सेल्स टीम, मतलब उसमें आपको एंट्री मिल जाती है, तो यू गेट टू नो व्हाट इज हाउ डज द एनबीएफसी एक्चुअली वर्क, क्योंकि आपको सबसे इंटरेक्ट करना है, फ्रॉम क्रेडिट टू ऑपरेशंस टू कस्टमर्स, तो आपको सबसे इंटरेक्ट करना है। लेकिन वो सबसे टफेस्ट भी है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, टारगेट प्रेशर होते हैं, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ कंपटीशन उसमें, कि आपको मार्केट में सोर्स करना है, बहुत ही कंपटीशन है, बहुत ही लोग होते हैं। राइट। तो एंट्री पॉइंट तो वो मिल जाती है, लेकिन सरवाइव करना, यू गेट अ फ्लेवर ऑफ व्हाट एन लेंडिंग बिजनेस इज लाइक, एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स टू क्रेडिट टू ट्रेजरी टू रिस्क मैनेजमेंट, आरसीओ टीम जो है, सीनियर मैनेजमेंट जब इंटरेक्ट करते हो, क्लाइंट जब इंटरेक्ट करते हो। लेकिन अ गुड प्रोफाइल टू एंटर इज अ क्रेडिट टीम। उधर आपको रिटेल क्रेडिट में अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो यू गेट टू लर्न अ लॉट। थोड़ा हाई प्रेशर होता है एट टाइम्स, मंथ एंड्स पे या वैसे क्वार्टर एंड्स पे, लेकिन यू गेट टू लर्न अ लॉट एंड दैट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। क्या स्किल लगता है रिटेल में, रिटेल क्रेडिट वाले में? सो बेसिकली रिटेल क्रेडिट में एटलीस्ट एक अच्छा फाइनेंशियल एक्यूमेन होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने का एक्यूमेन होना चाहिए, थोड़ा बैंकिंग एनालिसिस आना चाहिए, और फॉर्चुनेटली अभी बहुत सारे टूल्स आते ही जा रहे हैं हर, मतलब मार्केट में, इन द सिस्टम, जिससे आप और उस एट अ फास्ट पेस चेक कर सकते हो, जज कर सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो वेरीफाई कर देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है कि नहीं है, इन टर्म्स ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और दी बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि आपको टूल्स यूज करने आने चाहिए। दूसरा, आपको क्रेडिट, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन यू लर्न हाउ टू असेस अ कस्टमर इन द फील्ड विजिट बेसिकली। जब आप मिलते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं, आप समझते हैं उनको कि वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं है। आइडियली वो जो भी बोल रहे हैं वो राइट नहीं हो सकता,
आपको क्रॉस चेक करना है, और अगर वो रॉन्ग है तो आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है उनको कि आप ये बोल रहे थे लेकिन समझा। सामने ये तो दिख नहीं रहा है, मतलब ये बोल देगा 1 करोड़ का सामान पड़ा है लेकिन वो 10 लाख का होगा, तो यू आर नॉट सपोज टू एक्सेप्ट इट कि वो 1 करोड़ का है। जस्ट अ वेरी रफ एग्जाम्पल। और सेम अगर आप होलसेल के क्रेडिट रिस्क में हो तो क्या स्किल सेट लगता है? Sir, wholesale would require a proper, at least a degree like a full CA or a MBA in finance specialization with at least some credit background knowledge. I mean, you cannot just enter into wholesale credit. Okay. Otherwise, you need to be from a very good institution or have a certification like the CFA or an FRM or a FRR basically. क्योंकि ये highly specialized होता है. The level of sophistication of clients is very, very high. You need to be also very sophisticated in dealing with the clients. Right. There are multiple teams with you deal with. One side is your own company where you deal with the risk committee, you prepare the whole proposal, and one side is on the client side जहाँ पे आप उनके एक data collection team है, जो accounts team है, जो उनकी credit team, उन सब interact करते हो, and then finally a promoter से मिलते हो. So मतलब you have to have a certain level of sophistication, knowledge. And you have to be very, very up to date with the proposal. I mean, it is not that every day you get to meet the promoters of any big registered NBFC. I mean, they are also right. So, and then you have to you are very answerable to the committee whether you are presenting the proposal. So you have to be on top of the game, and you have to. What is so exciting to be into a credit risk team? So personally, I have a passion for credit. So I love. I mean, I love the field of credit analysis. I love. So the biggest. I mean, the good thing is that if you give a loan and it's repaid on time, that's the biggest high when your NPA as a portfolio is zero, or the repayment has been done on time. That is the biggest validation you can get as a credit risk professional. Okay. The thing is, it's a very evolving segment. The credit risk management with the induction of AI tools, machine learning, there's a whole new opportunity to be explored. Also, India being a credit deficient country, there is a humongous scope of growth, but at the same time, it is a very responsible, and you need to upskill yourself continuously. Also, that is also a factor. Right. You have to be up to date with the news, the regulations, what is going on in the market, why is it going on in the market, what could be the next trends. I mean, okay, what do you see about regulations in this space? It is the most regulated segment by RBI, and thankfully it is. I mean, really appreciate the fact that the RBI is very proactive in steps. You can look at the steps taken by RBI in the last 6 months. The foresight has been excellent. I mean, the steps they have taken are for the betterment of the whole segment as the industry as a whole for the country. So you need to be very up to date with the facts. Why is RBI doing this? What is the implication on your company? What is the implication on the portfolio that you have built? What is the implication on the clients that you are having existing? What is the next step that you have to take to comply with the RBI regulations? It is for us also, and it is for the client that we lend also. So basically, everything is since we are also a registered NBFC, so it has an impact on both the sides. Okay. Because ourselves also we have to be compliant, and then the clients that we have on our books, they also have to be compliant. Because if they are not compliant, then we have to start taking action against them. We just cannot say, okay, they will do it or something like that. There have been multiple instances in the last 6 months where we have been asking for updates from the clients to provide us the proof that they are compliant. Okay. If somebody wants to get into NBFC, suppose he is in college right now, and he feels that NBFC area is of interest for me, what he should be doing to reach there? क्या करना चाहिए? Basically, complete your graduation in finance, hopefully a MBA in finance, or at least level 1 CFA, basically, or some sort of certification where you learn something about credit risk, so that you can clear the basic level of an interview. And I think a good starting point would be a retail credit, so that you get an idea of what actually credit risk, what is a credit, and then if there are opportunities, you can get into other segments also. Credit risk management जा सकते हैं, wholesale risk में जा सकते हैं. There are multiple opportunities. It's a good segment to be in, but it is also challenging also. It has its own set of challenges. So the biggest challenge is you don't know what tomorrow is going to happen. I mean, what RBI will come up and how will you have to comply with it. Right. And you can see for the past events of the last 6 months,
whether there are multiple segments where RBI has imposed stringent conditions and for good. So then they also have to become right. We have to be, so you have to be very proactive in that. Right. You have to be very you have to be in touch with industry players. You have to make networks to understand what is the implication, how you supposed to deal with them. Right. It's a very sophisticated in the wholesale segment. Retail is pretty easy in that case, and hence I suggested that if you can start with retail, it would be a good starting point. So also you mentioned about treasury, right? So what does treasury team actually do? So basically, sir, to lend money, we need to raise money basically. So the treasury team, तो वो लोग मार्केट से कैसा रेस कर रहे हैं? so they approach banks, they approach institutions to raise money. So they are a specialized team. Uh, so the only mandate given to them is to raise funds for the company at the lowest cost. Okay. So that is decided with the promoters and the board and everything, that probably an annual target where you have to raise this much money at this rate. And it's a continuous process, because lending is a continuous process, so fundraising is also a continuous process. Okay. And the biggest job I think of a treasury is ALM, asset liability management. I mean, since we have raised loans, so we have to also repay them. And since we are lending, so we also have to receive. So this has to be matched. I mean, there cannot be a cash flow mismatch in this case. Right. That is one of the biggest things a lending business has, a risk. And that is one of the biggest areas, where a treasury team comes into play, and it requires a lot of sophistication and maturity to deal with it. Okay. Wonderful. I mean, this conversation was very enlightening. बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने क्रेडिट रिस्क के बारे में बात किया, जो क्रेडिट लेंडिंग हो रही है वो तो रिटेल एंड होलसेल, और एक साइड लास्ट में फ्लेवर हमने देखा कि ट्रेजरी में क्या हो रहा है. ये कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्प करेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे लोग जो करियर बनाना चाहते हैं, बैंक्स में है और उनको मूव करना है. बैंक्स में भी सर ऑलमोस्ट सेम होता है, प्रोसेस डिफरेंट नहीं होता है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट सेम, खाली प्रोडक्ट्स अलग हो सकते हैं, टारगेट सेगमेंट अलग होता है, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ लेंडिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता तो है. आपने देखा है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक से लोग आके एनबीएफसी जॉइन, ऐसा हो रहा है सर, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, बेस्ड ऑन योर चॉइसेस, हो सकता है वैसा भी हो. आई थिंक उससे ज्यादा अगर आप फिनटेक्स देखें, स्टार्टअप इकोसिस्टम देखें, दैट इज अ मच मोर अट्रैक्टिव एरिया. उधर मतलब दे आर इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स, दे आर कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट्स टू सर्व द अंडरसर्व्ड. They are coming up with new, very innovative products to, earn revenues, which were previously not discovered. And वो रिटेल क्रेडिट में वो कई सारी अपॉर्चुनिटीज है. बहुत छोटा छोटा आपको नीश लगेगा, लेकिन इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो बेसिकली, जो कि पहले अनटैप्ड था या अनडिस्कवर्ड था. राइट. इंटरेस्टिंग. सो ये कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्प करेगा टू गिव एन आइडिया टू द ऑडियंस कि ये एक सेक्शन है जहाँ पे हम जॉब्स देख सकते हैं, करियर बना सकते हैं, क्या स्किल सेट लगता है वो भी आपने बताया. तो अगेन थैंक यू वेरी मच सौरभ फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस, एंड ये बहुत हेल्प करेगा ऑडियंस. थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच.